Hello everyone, welcome back after a very long time. This is Harish Kangwar, and today I am explaining a very interesting poem by Thomas Gray, that is an elegy written in a country churchyard. थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस एलिजी है। एलिजी का तात्पर्य होता है शोक या शोक मनाना, किसी के मरने के बाद में उसके लिए दुख मनाना। तो बात करेंगे इसकी, और आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप समझ पाते हैं टाइटल से, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री का तात्पर्य है यहाँ पर जो देहात का एरिया होता है, ग्रामीण इलाका, और उसमें एक चर्चयार्ड की बात कर रहे हैं। चर्चयार्ड यानी ग्रेवयार्ड। स्पेशली चर्चयार्ड या ग्रेवयार्ड उस कब्रिस्तान को कहते हैं क्रिश्चियंस का जो कि किसी चर्च से जुड़ा रहता है, और जो कब्रिस्तान उससे नहीं जुड़ा होता है, चर्च से, जो नॉर्मली अलग होता है, सेपरेटेड, उसे सिमेट्री कहा जाता है। तो इन्होंने जो एलिजी लिखा है वो स्पेशली गांव के भोले भाले सादे अनपढ़ लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि उनका मानना था कि एलिजी जाने माने लोगों के लिए, फेमस अमीर लोगों के लिए तो लगभग सभी लिखते हैं, तो क्यों ना मैं भोले भाले अनपढ़ गांव के लोगों के लिए ये एलिजी लिखूं। तो ये एक ऐसे ही देहाती इलाके के चर्चयार्ड में घूमते हैं और तब उनके मन में ये ख्याल आता है। तो किस प्रकार से वो बताते हैं, यहाँ पर जो दृश्य बताया गया है वो शाम के समय का दृश्य है, और शाम के समय चर्च की घंटियाँ बज रही होती हैं जो कि दिन के जाने का संकेत होता है। सो द फर्स्ट लाइन, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू यहाँ पर जो है वो चर्च की घंटियाँ हैं, और टॉल्स का मतलब है बताना या समझाना, कि चर्च की घंटियाँ ये बता रही हैं कि जो दिन है वो गुजरने लगा है। नेल ऑफ पार्टिंग डे का मतलब है कि जो दिन गुजरने का एक प्रकार से संकेत है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड यानी जो जानवरों का झुंड होता है, जो इंसान, जो चरवाहे ग्वाले चराने के लिए ले जाते हैं, उसको हर्ड बोलते हैं। लोइंग का मतलब है आवाज़ करते हुए, रेंकते हुए, ठीक है। विंड का मतलब यहाँ पर हवा नहीं है, बल्कि विंड का मतलब वॉक करके जाते हैं, चलते हैं धीमे धीमे, स्लोमी, धीमे धीमे, ओवर द ली मीन्स ग्रास लैंड, घास का मैदान। और जो हारे थके हुए जानवर हैं वो घास चरने के बाद आ रहे हैं और धीरे धीरे रेंकते हुए घास के मैदान पर चल रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लोमैन यानी कि खेत जोतने वाला इंसान, किसान। होमवर्ड यानी घर की तरफ, प्लॉट्स हिज वेरी वे यानी अपने थके हुए रास्ते पर चला जा रहा है। तो यहाँ पर रास्ता नहीं चल रहा है, बल्कि रास्ता थका हुआ नहीं है, वह इंसान थका हुआ है जो कि थकान के कारण धीमे धीमे उस रास्ते पर चल रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ये दुनिया अंधेरे में रह जाती है और मैं भी अंधेरे में रह जाता हूँ। लीव यानी छोड़कर चले जाते हैं। ये सभी लोग, जो जानवरों का झुंड आ रहा था और जो किसान घर की ओर जा रहे थे, तो कहते हैं कि पास में कब्रिस्तान पड़ा, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो ये लोग तो गुजर जाते हैं और मैं उसी अंधेरे में रह जाता हूँ। नेक्स्ट, अब ये सीन को पूरी तरह से ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। फेड मतलब धीरे धीरे गायब होना, मुरझाना। ग्लिमरिंग लैंडस्केप यानी कि जो सामने का दृश्य है वो थोड़ा हल्की हल्की रोशनी वाला है, और ये दृश्य धीरे धीरे मेरी आँखों से अब ओझल हो रहा है, क्योंकि शाम का समय है, सूरज ढलने लगा है, धीरे धीरे रोशनी है जो धीरे धीरे जा रही है और आँखों के सामने से दृश्य गायब होते जाते हैं। एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस होल्ड्स। और आसपास में माहौल जो हवा वाला है, वातावरण में जो हवा है वो एकदम शांति से पकड़ी हुई है, यानी कि खामोश है। सेव मतलब सिवाय, सिवाय इसके कि वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, कि एक भौरा है जो अपनी फ्लाइट पकड़े हुए यानी उड़ान भर रहा है, इस वजह से केवल
उसके पंखों की आवाज़ आ रही है भिनभिनाने की, और वरना कोई आवाज़ नहीं है, हवा में एकदम खामोशी है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फॉल्स। ड्राउजी का मतलब होता है ऊँघना, नशे की हालत या हल्के हल्के नींद की झपकी। टिंकलिंग्स, ड्राउजी टिंकलिंग्स का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भेड़ें के गले में घंटियाँ बंधी होती हैं वो धीमे धीमे हल्की हल्की मधुर आवाज़ में बजती हैं, और वो लल यानी कि सुलाती हैं। द डिस्टेंट फॉल्स यानी बहुत दूरी पर कोई बिस्तर लगा हुआ है, हर बिस्तर पर जो लोग सो रहे हैं तो उन्हें भेड़ों के गले में घंटी बंधी हुई धीमी धीमी आवाज़ आती है, जो कि एक लोरी के समान काम करती है। नेक्स्ट, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर। सेव यानी सेव का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मैंने बताया था आपको, सिवाय, सिवाय इसके कि वहाँ पर एक आईवी मेंटल टावर है। टावर यानी एक ऊंची बिल्डिंग, आईवी मेंटल यानी जिस पर चारों तरफ से बेलें लिपटी हुई हैं। द मॉपिंग ऑल डज टू द मून कंप्लेन। द मॉपिंग ऑल यानी वहाँ पर एक जो उल्लू है वो धीरे धीरे बोल रहा है और चंद्रमा से ये शिकायत करता है। ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर मोलेस्ट हर एंशेंट सॉलिटरी रेन। कि वो जो भौरा भिनभिना रहा था, वॉन्डरिंग यानी भटक रहा था, उसके सीक्रेट बावर की ओर, यानी उसकी जो गुप्त स्थान है रहने का वहाँ पर, तो वह उसके एंशेंट सॉलिटरी रेन को यानी कि बहुत पुराने अकेले राज को मॉलेस्ट करता है, यानी उसमें दखल देता है। यानी उल्लू वहाँ बैठा हुआ धीरे धीरे आवाज़ कर रहा है, मानो कि वह चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो, देखो यहाँ पर इस टावर में मेरे रहने का स्थान है और यहाँ पर इस भौरे का कोई काम नहीं है, ये आकर मेरे स्थान को भंग कर रहा है। अब लेखक कवि हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं जो ग्रेव्स बनी हुई हैं, जो कब्रें बनी हुई हैं ज़मीन में। बीनीथ दोज रग्ड एम्स। एल्म होता है एक प्रकार का विशाल वृक्ष, जैसे अपने यहाँ पर बरगद या पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, उसी प्रकार का एक विदेशी पेड़ जिसकी लंबी लंबी शाखाएं होती हैं। तो रग्ड का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी लंबी लंबी शाखाएं। दैट यू ट्री शेड, और यू का पेड़ भी है वहाँ पर। तो यू का पेड़ के नीचे और उस एल्म के टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के नीचे छाया में, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप। हीव्स द टर्फ का मतलब है कि कब्रों की जो मिट्टी थोड़ी थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, और मोल्डरिंग हीप का मतलब है कि धीमे धीमे कई वर्ष गुजर जाने की वजह से उन पर धूल मिट्टी भी जम गई है और उसमें वो एक सांचा बना देती है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और उन्हीं कब्रों में, नैरो सेल यानी छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कब्रें हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। हैमलेट का मीनिंग है एक छोटा सा गांव। रूड फोर, यहाँ पर रूड का मतलब अभद्र से नहीं है, अभद्रता दिखाने से नहीं है, बल्कि रूड का मतलब है यहाँ पर अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित लोग हैं, जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उस गांव के वो पूर्वज इन कब्रों में लेटे हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी कॉल यानी कि सुगंधित हवा चलने की आवाज़ या उसकी महक। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न यानी सुबह के समय जो सुगंधित हवा चलती है, उसकी पुकार या उसकी आवाज़ भी नहीं जगा सकती। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड। स्वेलो यानी अबाबील, आपने हैप्पी प्रिंस की कहानी सुनी होगी, अबाबील अबाबील छोटे अबाबील, तो वही स्वेलो एक छोटा सा पक्षी होता है। स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी कि अपने तिनकों से, घास तिनकों से बने हुए शेड में से, यानी कि अपने घोंसले में से धीरे धीरे चहचहाता है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन। मुर्गे की तीखी बांग जब सुबह के समय होती है। और द इकोइंग हॉर्न, गूंजते हुए हॉर्न। हॉर्न किसके? जो सुबह के समय शिकारी शिकार पर निकलते हैं और अपने हॉर्न्स बजाते हुए चलते हैं। नो मोर शैल राउज दैम फ्रॉम दियर लोली बेड। इन में से कोई भी चीज़ उन्हें उनके उस लोली बेड से, यानी उनके कब्र से कभी भी
नहीं जगा सकती, क्योंकि एक बार व्यक्ति जो मर जाता है वो किसी के पुकारने से वापस नहीं आता है। तो कहते हैं, ना तो सुबह की सुगंधित ताज़ी हवा की पुकार, ना ही घोंसले से चहकने वाले अबाबील की आवाज़, ना ही मुर्गे की बांग और ना ही शिकारियों के हॉर्न्स उन्हें उनके कब्र से जगा सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। अब उनके लिए ब्लेजिंग हर्थ का मतलब है बहुत ऊंची ऊंची लपटों वाले हर्थ, यानी कि जैसे हम गांव में अलाव जला लेते हैं, वो आग। उनके लिए ना तो वो अलाव जलेंगे और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और ना तो घर के काम में व्यस्त रहने वाली जो गृहिणियां हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी केयर के लिए भागेंगी। यानी कि शाम को जब पति लौट कर आता है तो महिलाएं उनके कपड़ों की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था या बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो काम करती हैं, उनके लिए उनकी पत्नियां अब ये काम नहीं करेंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट दियर सायर्स रिटर्न। ना तो बच्चे दौड़ेंगे, शायर यहाँ पर उनके फादर्स के लिए है, जो बच्चों के माता पिता काम से लौटकर वापस आते हैं। ना तो बच्चे चढ़कर उनके माता पिता की गोद में चढ़े आएंगे और क्लाइंब हिज नीज, या उनके घुटनों पर चढ़कर जाएंगे। द इनवाइट किस टू शेयर। द इनवाइट किस टू शेयर का मतलब है कि 2-3 बच्चे हैं, वो दौड़ते हुए भागते हुए अपने पिता के पास जा रहे हैं, तो पहले किसको किस मिलेगी, इसलिए क्योंकि अगर दूसरे को पहले किस मिल जाएगी तो पहला बच्चा एनवाय करेगा, यानी जेलस फील करेगा। तो इसीलिए सारे बच्चे इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि कौन सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे कि सबसे पहले पिता से किस उसे मिल जाए। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू दियर सिकल यील्ड। ऑफ्ट यानी ऑफन, अक्सर, कि उनकी दरातियाँ अक्सर जिस फसल को काटा करती थी। दियर फरो ऑफ्ट द स्टबन ग्लीव हैज़ ब्रोक। फरो यानी कुदाल, कसी या हल, जो ज़मीन खोदने की चीज़ें हैं। स्टबन ग्लीव का मतलब है कठोर भूमि, यानी जिनके हलों ने कठोर भूमि को तोड़ा है, यानी खोदा है या जोता है। हाउ जॉकंड डिड दे ड्राइव दियर टीम अ फील्ड। जॉकंड यानी जॉली, प्रसन्न, कितनी प्रसन्नता पूर्वक वो अपने जानवरों के दलों को खेतों में दौड़ाते थे, चलाते थे, यानी चारा चराने के लिए या फिर खेत जोतने के लिए। हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक। बाउड यानी झुकना या झुक के गिर जाना, वुड्स यानी जंगल, पेड़, कि उनके स्टर्डी स्ट्रोक की वजह से, उनकी कुल्हाड़ियों के मजबूत प्रहार की वजह से पेड़ कैसे नीचे गिर जाते थे। यानी कि यहाँ पर ग्रामीणों के दैनिक कार्यों का वर्णन किया गया है कि कितनी मेहनत से और प्रसन्नतापूर्वक उन सभी कामों को किया करते थे। अब इन्होंने ये कहा है कि ये बेचारे छोटे भोले भाले लोग होते हैं, गांव के छोटे मोटे काम किया करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। तो जो अमीर लोग हैं, जो संभ्रांत परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ऐसे छोटे लोगों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन यानी एम्बिशियस पीपल, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ऐसे लोगों को उनके यूज़फुल टॉयल का, यानी कि उनके उपयोगी परिश्रम का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। दियर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। ना तो उनके होमली जॉयस का, यानी छोटी मोटी खुशियों का, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर यानी कि उनकी छोटी मोटी ज़िंदगी का जिसका भविष्य भी स्पष्ट नहीं था। तो उन लोगों को कभी भी, उन छोटे मोटे लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। Nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. ग्रैंड्योर यानी कि जो ग्रैंडेड लोग हैं, जो शानदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें उन गरीब लोगों की सिंपल एनल्स को, यानी छोटी छोटी कथाओं को, कहानियों को ऐसे नहीं सुनना चाहिए कि एक घृणित मुस्कान के साथ सुने। कि छोटी मोटी कहानियाँ भी छोटे मोटे लोगों की बड़े लोगों को सम्मानपूर्वक, आदर के साथ सुननी चाहिए, एक घृणापूर्वक स्माइल नहीं देनी चाहिए। और अंत में उन्होंने इसका रीज़न भी दिया है, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब है शेखी बघारना। हेराल्ड्री यानी विरासत रूप में, शान व शौकत में जो चीज़ें मिलती चली आई हैं, और द पॉम्प ऑफ पावर यानी शक्ति का प्रदर्शन। चाहे
अपनी विरासत पर उन्हें गर्व हो, अपने परिवार ऊंचे ख़ानदान पर गर्व हो, चाहे अपने पावर दिखाते हों वो। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, यानी वो सभी सुंदरता जो धन के कारण आती है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही रूप से उस इनएविटेबल आवर का, यानी कि उस आवश्यक ना टलने वाले समय का इंतज़ार करती हैं, यानी कि मृत्यु का इंतज़ार। कि चाहे अपने घर परिवार से, धन संपत्ति से, ताकत से कोई कितना भी बड़ा हो, और रुपए पैसे से चाहे किसी ने कितनी भी सुंदरता प्राप्त कर ली हो, लेकिन इन सभी का अंत तो निश्चित है, सबका समय आना है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। पाथ्स ऑफ ग्लोरी यानी जो रास्ते भव्यता पूर्वक बनाए गए हैं, जो लोग शानो शौकत बड़े रुपए पैसे का जीवन जीते चले आए हैं, उनका भी जीवन ग्रेव में ही अंत होता है, उनका भी रास्ता कब्र की तरफ ही जाता है। और यहाँ पर ये एक शॉर्ट पोएम हमने फिनिश की है। वैसे तो ये पोएम काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ तक एक पार्ट्स इनके कई क्लासेस में चलते चले आए हैं। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं इससे आगे का पार्ट भी लेकर आऊँगा। मेरे हिसाब से तो ये थॉमस ग्रे की बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपीलिंग पोएम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नीडी पीपल।